Hello everyone, I am Saumil and welcome to Legal Edge. So, in our today's session of Legal Awareness series, we'll be discussing about the reservation in Indian Constitution, the social legal aspect. So, we all know हमारी कंट्री में रिजर्वेशन वर्क करता है बट आज के इस प्राइमरी सेशन में हम अपने हमें जो प्राइमरीली चीज समझनी है वो हमें रिजर्वेशन का कॉन्सेप्चुअल पार्ट समझना है सी रिजर्वेशन के दो पार्ट्स हैं एक तो उसका कॉन्सेप्ट कि रिजर्वेशन एग्जैक्टली क्या है क्यों दिया जाता है क्यों रिजर्वेशन देने की स्टेट को जरूरत होती है सिमिलरली इक्वालिटी का एग्जैक्ट मतलब क्या है क्योंकि हम लोगों ने कभी ना कभी अपने कॉन्स्टिट्यूशन की क्लासेस में डिस्कस किया है या आप लोगों ने बुक्स में या न्यूज़पेपर के आर्टिकल्स में पढ़ा होगा दैट रिजर्वेशन सपोर्ट्स द एस्पेक्ट ऑफ पॉजिटिव इक्वालिटी तो इक्वालिटी क्या है और इक्वालिटी कितने टाइप की है सो विल बी लुकिंग एट दैट विल ऑल्सो लुक एट कि डिस्क्रिमिनेशन क्या है फिर क्योंकि प्राइमा फेसाई अगर हम ये देखें कि रिजर्वेशन दिया जा रहा है तो फिर हमें लगता है कि ये तो फिर इक्वालिटी का वायलेशन हो रहा है इक्वालिटी का वायलेशन हो रहा है मतलब डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है तो ये डिस्क्रिमिनेशन एग्जैक्टली है क्या और अगर रिजर्वेशन वैलिड है तो क्या डिस्क्रिमिनेशन के भी कुछ टाइप्स होते हैं सो विल बी अंडरस्टैंडिंग दैट एज वेल and after understanding ki what exactly is equality and what is discrimination, we look at ki reservation is actually against equality or not. And what are the arguments in favor of or arguments against the reservation? क्योंकि बाकी सारे आर्ग्यूमेंट्स के अलावा जब भी कोई डिबेट या डिस्कशन रिजर्वेशन पे होता है तो एक तो वो इतना आई कैन से इट इज रैडिकल इन इट्स सेंस बिकॉज एक पॉइंट पे आके सब लोग ये कहने लगते हैं कि रिजर्वेशन इज अगेंस्ट द मेरिट एंड एनी कंट्री शुड वर्क ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ मेरिट और मेरिटोक्रेसी सो क्या मेरिट के बेसिस पे चलने वाले सिस्टम कंप्लीटली करेक्ट है सो वी लुक एट दैट एस्पेक्ट ऑल्सो एंड व्हेन इट कम्स टू द अप्लाइड पार्ट ऑफ द रिजर्वेशन कि जो हमें आर्टिकल 15 आर्टिकल 16 में रिजर्वेशन मिलता है आर्टिकल 330 टू 334 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो पॉलिटिकल डिस्कोर्स में रिजर्वेशन की बात करता है कि पॉलिटिकल बॉडीज में पार्लियामेंट में लेजिस्लेटिव असेंबलीज में पंचायत में रिजर्वेशन की बात करता है वो सारी चीजें अप्लाइड पार्ट में आती हैं सो विल डिस्कस अबाउट देम इन सम अदर सेशन आज हम अपने रिजर्वेशन के कॉन्सेप्ट को समझेंगे ठीक सिमिलरली इसमें एक जो चीज हम इंपॉर्टेंट समझेंगे जिसके बारे में आपसे आप में से कई लोगों ने मेरे से क्लास में भी क्वेश्चन किया कि ये हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल रिजर्वेशन क्या होता है ठीक है एंड क्या दुनिया में हम इकलौती कंट्री है जो रिजर्वेशन देते हैं जिसको अफर्मेटिव एक्शन कहा जाता है कुछ कंट्रीज में तो ये सारी चीजें विल बी लुकिंग एट इन आवर करंट सेशन सो लेट्स स्टार्ट सो at the very beginning I want to make one thing clear that I do not personally get benefit of reservation तो आप मेरा कोई पीछे से इंटेंशन मत ढूंढने की कोशिश करिएगा मेरा प्राइमरी पर्पस ये है सेशन को लेने का कि द थिंग इज कि व्हाई एनी डिबेट और डिस्कशन अबाउट रिजर्वेशन इज सो एक्यूट या सो रैडिकल सो द प्रॉब्लम बिहाइंड इट इज कि इट इज बेसिकली अ फाइट बिटवीन the particularistic altruism of our families or society versus the universalistic egoism जब हम अपनी फैमिली रिलेटेड किसी प्रॉब्लम को देखते हैं ना तो हम त्याग करने के लिए या अल्ट्रुइस्टिक होने के लिए तुरंत तैयार हो जाते हैं बट वही बात जब पूरी कंट्री की या पूरी सोसाइटी की आती है सो फिर हम सारी चीजों को ग्राब करने में लग जाते हैं हमारे एंड से कुछ छूट जाए यह हमें बर्दाश्त नहीं होता एंड इसी वजह से ये डिबेट बहुत ज्यादा एक्यूट या रेडिकल हो जाता है तो पहले हम समझते हैं कि एग्जैक्टली स्टेक पे है क्या कि क्यों रिजर्वेशन के डिबेट्स इतने एक्यूट या रेडिकल होते हैं सो द फर्स्ट थिंग इज दैट द प्रॉब्लम इज दैट द रिसोर्सेज आर एट स्टेक आप गवर्नमेंट जॉब्स देख लो आप गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन देख लो आप स्टेट की किसी भी चीज को देखो रिसोर्सेज स्टेक पे होते हैं इन सारे डिबेट्स के अंदर ठीक है क्योंकि लिमिटेड जॉब्स हैं लिमिटेड जॉब में से कुछ जॉब्स अगर रिजर्व हो जाएंगी तो बाकी लोगों की रिसोर्सेज स्टेक पे लग जाते हैं तो इन रिसोर्सेज के स्टेक पे होने की वजह से
लोगों के रैडिकली ऑपोजिट व्यूज होते हैं इस इशू पर। ठीक, या तो कोई एकदम ही सपोर्ट में होगा रिजर्वेशन के, या तो कोई एकदम ही ऑपोजिशन में होगा रिजर्वेशन के। वो जो मध्यम मार्ग होता है, जो बुद्ध ने दिया था, वो हम लोग नहीं ढूंढ पाते इस टॉपिक पे। अब रैडिकली ऑपोजिट व्यूज होने का रीजन जो है, वो रीजन है कि एक एसिमिलेशन बायस होता है हम लोगों के अंदर। सो विच एवर कम्युनिटी वी बिलोंग, ठीक है, एसिमिलेशन बायस, या कई जगह आप इसको सुनोगे कि इसको कंफर्मेशन बायस कहते हैं। कंफर्मेशन बायस ये कहता है कि आप जिस भी कम्युनिटी का पार्ट हो ना, उस कम्युनिटी के जो फंडामेंटल बिलीफ्स हैं, आप उनकी तरफ बायस्ड हो जाते हो इवेंचुअली। उसके बाद कोई भी अगर फैक्ट्स आर्गुमेंट्स कुछ भी दे आपको किसी टॉपिक पे, आप अपने बिलीफ सिस्टम के ऑपोजिट व्यूज को एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं होते। और यही रीजन हो जाता है कि इस पूरे के पूरे टॉपिक पे रैडिकली ऑपोजिट व्यूज क्यों होते हैं। सो माय प्राइमरी रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू इज कि देखो, सेशन तो थोड़ा लंबा सा जाएगा, बट एक जॉन रॉल्स करके, जस्ट सेकेंड, जॉन रॉल्स करके एक थिंकर थे। उन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया था, कॉन्सेप्ट ऑफ वेल ऑफ इग्नोरेंस। ही वाज अ थिंकर ऑफ आई गेस 19th और 20th सेंचुरी। उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था वेल ऑफ इग्नोरेंस, इग्नोरेंस का पर्दा। रॉल्स का ये कहना था कि बेसिकली द कॉन्फ्लिक्ट इन द सोसाइटी एग्जिस्ट बिकॉज वी नो वेयर आर बेनिफिट्स एंड लॉसेस आर। हमें पता होता है कि हमारे कहाँ बेनिफिट्स है, कहाँ लॉसेस है। इफ जस्ट फॉर अ सेकेंड वी इग्नोर दैट वेयर आर बेनिफिट्स एंड लॉसेस आर, अगर एक सेकंड की हम उसको इग्नोर करके अगर किसी इशू के ऊपर सोचे, देन वी रियलाइज कि हम कितने अनडिजर्व प्रिविलेजेस या बेनिफिट्स को कंज्यूम करते हैं। सो इस पूरे सेशन में आपका जो भी इंडिविजुअल ओपिनियन हो, यू कैन बी अ सपोर्टर ऑफ रिजर्वेशन, यू कैन बी इन ऑपोजिशन ऑफ रिजर्वेशन टू, बट दिस फॉर दिस पर्टिकुलर सेशन आप थोड़ा न्यूट्रल रह के इसको सोचना। ठीक है, अगर आप न्यूट्रल रह के सोचोगे ना, तब आप समझ पाओगे कि प्रॉब्लम्स क्या क्या है, क्यों ये रिजर्वेशन का टॉपिक आया। बाकी प्रियम्बल हमारा लिबर्टी ऑफ थॉट भी देता है, एक्सप्रेशन भी देता है। आपकी इवेंचुअली मर्जी होगी कि एंड में आपको क्या ओपिनियन रखना है। बट मेरा प्राइमरी पर्पस ये है कि रिजर्वेशन का मतलब क्या है, या रिजर्वेशन आया क्यों। सो लेट मी गिव यू वन बेसिक एग्जांपल। लेट्स फर्स्ट कंसिडर दैट देयर इज अ फैमिली। इस फैमिली में दो लोग हैं, देयर इज पर्सन ए एंड देयर इज पर्सन बी। पर्सन ए एकदम फिट है, ठीक है, इज कंप्लीटली फिट एंड फाइन, ठीक है। एंड पर्सन बी, बिकॉज ऑफ सम मेडिकल प्रॉब्लम्स, ही इवेंचुअली गेट्स वीक, ठीक है, एंड ही स्टेज फिजिकली एंड मेंटली वीक फॉर द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ। अब आप इस फैमिली की चीज को सोचना। मैं जो इंडिविजुअलिस्टिक या पर्टिकुलरिस्टिक ऑल्ट्रुइज्म की बात कर रहा हूं ना, इस पर्सन बी को सपोर्ट देने के लिए ये फैमिली जीवन भर त्याग करती रहेगी। अपने रिसोर्सेज टेक पे भी लगे होंगे, तो भी वो इसके रिसोर्सेज में से चीजें कम कर देगी इसको बेनिफिट देने के लिए। इस तरीके से हम फैमिली पे काम करते हैं। बट when it comes to society, let's say there is person A and there is person B. Now let's say this person A is from a metro city and his family is one of the richest business family of the town. Whereas this person B is from village or rural background, his parents are illiterate. His parents are basically, let's say, they are agricultural laborers, they are illiterate, and this person B is also having his education from government schools only. और गवर्नमेंट स्कूल्स की एजुकेशन के बारे में हम सब लोग पेपर में पढ़ते ही रहते हैं। लेट्स से दोनों बच्चे क्लैट के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। नाउ क्लैट इज एन इंग्लिश सेंट्रिक पेपर, इंग्लिश लैंग्वेज पेपर, ठीक है। अब इन दोनों को देखो, देयर इज दिस पर्सन ए जो मेट्रो सिटीज में रह रहा है, उसकी फैमिली रिचेस्ट बिजनेस फैमिली है। वो एक अच्छे स्कूल में पढ़ रहा होगा। अच्छे स्कूल में भी अगर उसको चीजें नहीं समझ में आ रही हैं, उसके पास ट्यूशंस होंगे, उसके पास कोचिंग्स होंगी, कोचिंग्स के कोर्सेज होंगे, इंडिविजुअल मेंटरशिप होगी, सारी चीजें होंगी। यहां देखो, दिस पर्सन बी
वो विलेज में रहते हैं, ठीक है, उसके पेरेंट्स इलिटरेट है, वो गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ रहा है। अब गवर्नमेंट स्कूल में भी आपको पता है कि रिजर्वेशन की क्या हालत होती है। तो पॉइंट बीइंग कि इन दोनों का क्लैट का ये जो स्टार्टिंग पॉइंट होगा ना, यही सेम नहीं होगा। अब स्टार्टिंग पॉइंट कैसे होगा? ये बच्चा जब 17-18 की एज में पास आउट होकर स्कूल से क्लैट के अटेम्प्ट कर रहा होगा, ही विल बी वेल प्रिपेयर्ड फॉर दैट। इस बच्चे की 17 ईयर्स की एज में स्कूल से पास आउट होने की चांसेस ही कम है। हो सकता है वो 20 की एज में पास आउट हो पाए वहां से, और 20 की एज में भी वो लैंग्वेज बैरियर के साथ पास आउट हुआ होगा। तो इन दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट डिफरेंट है। बट यहां हम एल्ट्रुइस्टिक हो जाते हैं, बट यहां वी कैरी ऑन द यूनिवर्सलिस्टिक इगोइज्म इन आवर। इसी वजह से प्रॉब्लम शुरू होती है। और इसी चीज को कंट्रोल करने के लिए स्टेट रिजर्वेशन देता है, ठीक है। रिजर्वेशन इज व्हाट? रिजर्वेशन इज नथिंग बट it is basically the conceptual part of the reservation says that इस वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को, इस वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को अपलिफ्ट करके मेन स्ट्रीम में, मेन स्ट्रीम में लाने के लिए स्टेट जो मेथड यूज करता है वो होता है रिजर्वेशन, ठीक। अब रिजर्वेशन अगर हमारा स्टेट देता है तो हमें लगता है कि वो इक्वालिटी के अगेंस्ट है। इक्वालिटी का मतलब क्या होता है? इक्वालिटी का मतलब होता है कि सब लोग बराबर है, ठीक है। बट इक्वालिटी का कॉन्सेप्ट जब डेवलप होना शुरू हुआ तो इक्वालिटी का कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ फ्रॉम दिस थिंग, नेगेटिव कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वालिटी। नाउ नेगेटिव कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वालिटी सेज दैट, नेगेटिव कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वालिटी, इट सेज दैट कि रूल्स विल बी सेम, ठीक है। कि आप 20 साल तक क्लैट का पेपर दे सकते हो, आप किसी भी बैकग्राउंड से आए हो, आपकी लैंग्वेज कम है, किसी कम्युनिटी को बिलोंग करते हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। 120 नंबर का पेपर है, 120 नंबर के पेपर पे मेरिट डिसाइड होगी। आप किसी भी बैकग्राउंड से आए हो, किसी भी एज के हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। रूल सेम है, कंपटीशन में उतरो। बट क्या वो बी जो रूरल बैकग्राउंड से आया था, वॉज यू प्रिपेयर्ड फॉर दैट कंपटीशन? क्या दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट सेम था? नहीं था। तो बट प्रॉब्लम क्या है कि नेगेटिव कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वालिटी ना, डिस्क्रिमिनेशन दो तरीके के होते हैं, एक्सप्लॉइटेटिव, प्रोटेक्टिव। अभी हम इन्हें आगे देखेंगे। नेगेटिव कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वालिटी एक्सप्लॉइटेटिव डिस्क्रिमिनेशन खत्म कर देता है, क्योंकि अब रूल्स बराबर है, किसी को एक्सप्लॉइट करने के लिए डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा। बट रूल्स बराबर होने के बाद भी क्या वो एक्चुअली सब्सटेंस में इक्वालिटी आ पाई? नहीं आ पाई। इसी वजह से लेटर ऑन पॉजिटिव कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वालिटी गॉट डेवलप्ड। जब नेगेटिव कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वालिटी से भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई, तब शुरुआत हुई पॉजिटिव कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वालिटी की। एंड द पॉजिटिव कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वालिटी रिवॉल्व्स अराउंड इक्वल स्टार्टिंग पॉइंट। क्योंकि रूल्स बराबर कर देने से इक्वालिटी नहीं आ सकती, तो वो स्टार्टिंग पॉइंट बराबर करना होता है। और नेगेटिव कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वालिटी प्रमोट्स वेलफेयर थ्रू प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन हमें पॉजिटिव एस्पेक्ट में भी दिखता है, बट वो डिस्क्रिमिनेशन प्रोटेक्टिव होता है। तो अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है? देखो, एक्सप्लॉइटेटिव डिस्क्रिमिनेशन का एग्जांपल था जैसे स्लेव्स इन यूएसए, या इंडियंस के राइट्स जो कॉलोनियल पीरियड में थे। एक्सप्लॉइटेटिव डिस्क्रिमिनेशन में अ पर्टिकुलर सेक्शन और अ पर्टिकुलर कम्युनिटी इज डिस्क्रिमिनेटेड इन ऑर्डर टू एक्सप्लॉइट देम, ठीक है। जैसे ब्रिटिशर्स थे, ब्रिटिशर्स और इंडियंस के राइट 1947 के अगर पहले की हिस्ट्री देखोगे आप हमारी कंट्री की, तो सेम नहीं थे। और वो डिस्क्रिमिनेशन क्यों किया जा रहा था? क्योंकि ब्रिटिशर्स इंडियंस को एक्सप्लॉइट करना चाहते थे। दिस इज व्हाट एक्सप्लॉइटेटिव डिस्क्रिमिनेशन इज। वेयर एज प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन इज समथिंग वेयर sects or communities, a particular section of the society or weaker section of the society, they are discriminated as compared to the rest of the society in order to protect the weaker section, ठीक है।
वीकर सेक्शन को प्रोटेक्ट करने के लिए जब डिस्क्रिमिनेशन सोसाइटी में दिखता है तो उसको हम प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन कहते हैं। एंड नेगेटिव कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वालिटी एक्सप्लॉइटेटिव डिस्क्रिमिनेशन तो खत्म कर देता है, बट प्रॉब्लम फिर भी बच जाती है वहीं पे, क्योंकि वो जो वीकर सेक्शन था उसका स्टार्टिंग पॉइंट ऑलरेडी लो था। तो जब आप एक्सप्लॉइटेटिव डिस्क्रिमिनेशन खत्म करते हो, जैसे 1947 के बाद हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने इक्वालिटी स्टैब्लिश कर दी। अब वो जब इक्वालिटी स्टैब्लिश हुई तो वो एक तरीके से स्टैब्लिश हुई एज अ नेगेटिव कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वालिटी। तो उसे डिस्क्रिमिनेशन तो एंड कर दिया कि वो जो ब्रिटिशर्स और इंडियंस के राइट्स अलग अलग होते थे वो तो खत्म कर दिया, बट इंडियंस में भी तो वीकर सेक्शन थे। तो एक्सप्लॉइटेटिव डिस्क्रिमिनेशन एंड होने पे वो जो वीकर सेक्शन होता है वो अभी भी लॉस में होता है। इसलिए पॉजिटिव कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वालिटी लाया जाता है, और रिजर्वेशन हमारा पॉजिटिव कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वालिटी को वायलेट नहीं करता है। ठीक है। एंड पॉजिटिव कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वालिटी क्यों आता है? टू प्रोटेक्ट द वीकर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी। तो इक्वालिटी दो टाइप की होती है, नेगेटिव, पॉजिटिव। डिस्क्रिमिनेशन भी दो टाइप के होते हैं, एक्सप्लॉइटेटिव एंड प्रोटेक्टिव। हर सोसाइटी, मैं हर कंट्री की बात कर, ठीक है, ऑलमोस्ट एवरी कंट्री इन द वर्ल्ड स्टार्ट्स फ्रॉम योर नेगेटिव कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वालिटी, and slowly and steadily they move toward positive concept of the equality, because ground reality ये होती है कि जो weaker section है वो मेन स्ट्रीम में नहीं आ पाता है जब तक आप प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन अपनी सोसाइटी में इंट्रोड्यूस नहीं करते हो। ठीक है। अब ये पूरा का पूरा जो इशू है, दिस इज अबाउट योर सोशल डिस्क्रिमिनेशन एंड सोशल जस्टिस। Now, discrimination can be of two types. Other than being protective and exploitative, discrimination दो तरीके के हो सकते हैं। एक होता है इंडिविजुअल डिस्क्रिमिनेशन। One is individual discrimination and the other one is social discrimination. Now, individual discrimination is against a particular individual. Social discrimination exists on the scale of the entire society, and this can be based on various grounds. Like in the history of our country, we have seen discrimination on the basis of gender, we have seen discrimination on the basis of caste, religion, place of birth, and so on and so forth. जब पूरी सोसाइटी मिलके एक पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ सोसाइटी के अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेट करती है, डिस्क्रिमिनेशन एक्सरसाइज करती है, उसको कहते हैं हम सोशल डिस्क्रिमिनेशन। अब लेट्स जस्ट ब्रीफली अंडरस्टैंड द हिस्ट्री ऑफ आवर कंट्री। हमारी कंट्री में अगर आप पिछले 1000 1500 साल की अगर हिस्ट्री देखने भी चाहोगे, सो यू विल रियलाइज कि जो रिसोर्सेज थे, रिसोर्सेज में मैं लैंड, कैपिटल, एजुकेशन सब की बात करता हूँ। जो रिसोर्सेज थे वो एक पर्टिकुलर लेवल ऑफ सोसाइटी में या पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ सोसाइटी कंट्रोल करता था, और उसी रिसोर्सेज की वजह से उनको एजुकेशन बेहतर मिलती थी, उनके पास फाइनेंशियल कैपेसिटी अच्छी होती थी, उनकी हेल्थ अच्छी होती थी, सो ऑन एंड सो फोर्थ। बाकी जो वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी होता था, ठीक है, वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी was deprived of sources, was deprived of sources. So the point which I am trying to make over here is कि एक पर्टिकुलर जो अपर सेक्शन है, अपर सेक्शन के मेन स्ट्रीम में होने का जो रीजन था कि रिसोर्सेज पे उनका कंट्रोल था, ऑलमोस्ट वही चीज कारण बनी वीकर सेक्शन के वीक होने की सोसाइटी में, क्योंकि दे वर डिप्राइव्ड ऑफ द सोर्सेज। एंड इसी वजह से वीकर सेक्शन को मेन स्ट्रीम में लाने की जो प्रोसेस होती है उसको हम कहते हैं सोशल जस्टिस। The process to get the weaker section or downtrodden section of the society into the mainstream of the society is known as the social justice. और social justice achieve करने का काम almost हर socialist state का होता है। Socialist state, the state which exists for the welfare of the people. अब ये social justice achieve कैसे होता है, या ये weaker section जो deprived था resources से, इसको mainstream में कैसे लेकर आते हो आप? तो इनको mainstream में लाया जाता है, just a second. Uh,
yes, by protective discrimination, which is achieved by positive concept of equality and not negative concept of equality. तो रिजर्वेशन या जिसको कुछ कंट्रीज में अफर्मेटिव एक्शन भी कहा जाता है, इट इज नॉट पर से अगेंस्ट इक्वालिटी. ठीक है, दैट इज द पॉइंट विच आई वांटेड टू मेक. ठीक, अब सोशल जस्टिस अचीव करने के लिए जो एक कॉमन टर्म दुनिया भर में यूज किया जाता है, इट इज अफर्मेटिव एक्शन. नाउ there is this thing written over here that police state versus a welfare state. Now, police state is a state which is just concerned about law and order. लॉ एंड ऑर्डर एज इन कि भाई सोसाइटी में क्राइम नहीं होना चाहिए, लोग अपना टैक्सेशन भरते रहें, सो ऑन एंड सो फोर्थ. बाकी चीजों से उन्हें कोई मतलब नहीं है. वीकर सेक्शन को अपलिफ्ट करना है या सोसाइटी में से डिस्क्रिमिनेशन हटाना है, इन सारी चीजों के चक्करों में लॉ एंड ऑर्डर के स्टेट या पुलिस स्टेट नहीं पड़ते. ना पुलिस स्टेट का कॉन्सेप्ट ऑलमोस्ट हर कॉन्टिनेंट में हमें देखने को मिला है. इफ वी लुक द हिस्ट्री ऑफ आर वर्ल्ड फ्रॉम ऑलमोस्ट 10th सेंचुरी एडी टू 15th और 16th सेंचुरी एडी, 16th और 15th सेंचुरी एडी के आसपास से वेलफेयर स्टेट का कॉन्सेप्ट स्टार्ट हुआ. और ये वेलफेयर स्टेट वही है जिनको हम कहते हैं सोशलिस्ट स्टेट. एंड इसी सोशलिस्ट स्टेट का एक ऑब्जेक्टिव होता है सोशल जस्टिस, दैट इज गेटिंग द वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी इनटू द मेन स्ट्रीम. और इस चीज के लिए पूरी दुनिया भर में दो मेथड यूज होते हैं. वन इज प्रेफरेंस सिस्टम एंड द अदर वन इज रिजर्वेशन. ठीक, अब हम सबके मन में ये थॉट चलता है कि भाई ऐसा तो नहीं कि रिजर्वेशन सिर्फ हमारी कंट्री में एग्जिस्ट कर रहा है, बाकी कंट्री में भी चीजें एग्जिस्ट करती हैं क्या? तो बाकी चीजों, बाकी कंट्री में जो या जो वेस्ट में हमें प्राइमरी कॉन्सेप्ट देखने को मिलता है, द कॉन्सेप्ट इज ऑफ प्रेफरेंस. और प्रेफरेंस का कॉन्सेप्ट आपको इन सारी कंट्रीज में देखने को मिलेगा. यूएसए में प्रेफरेंस सिस्टम एग्जिस्ट करता है, यूके में, स्वीडन में, फिनलैंड में, न्यूजीलैंड में एंड मेनी मोर कंट्रीज. अब ये प्रेफरेंस सिस्टम है क्या? देखो, रिजर्वेशन में क्या होता है कि रिजर्वेशन में फिक्स कोटा सेट कर दिया जाता है कि भाई अगर 100 सीट्स हैं तो 100 में से एक ये फिक्स कोटा रिजर्व सीट का होगा. प्रेफरेंस सिस्टम में देयर इज नो कोटा. ठीक है, इन प्रेफरेंस सिस्टम द एनी कोटा इज नॉट फिक्स्ड ऑन एनी पर्टिकुलर नंबर ऑफ सीट. व्हाट दे डू इज दे गिव यू प्रेफरेंस. आपको वरीयता दी जाती है. लेट्स सी कैसे. Let's say there is A, B, and C. In a particular competitive exam, A scored 700, B scored 700, and C also scored 700. Now, how this preference system works is, let's consider, let's say A belonged to general category and he was a male. B belonged to, let's say, SC category, and he was male. And let's say C belonged to ST category and he was women. Now, if a person who is male and he belongs to SC category, उसकी जो weaker position होगी, that will be much better than this particular person C जो SC है और women भी है. Now this person who is general and male, we can consider or we can assume that he is in a good position. तो preference system में ना merit is not compromised. Merit is not compromised. What we do is कि the one who is the weakest among the all in the merit, this will be the first one who will be preferred for job. This will be second and this will be third on the preference list. Let's say there is one job. ठीक है, एक जॉब की वैकेंसी है, इन तीनों का ये स्कोर आया है. उसके बाद प्रेफरेंस सिस्टम कैसे काम करेगा? मेरिट कॉम्प्रोमाइज नहीं की जाएगी. यहाँ पे नंबर देखे जाएंगे. प्रेफरेंस विद इन इक्वल्स इसको कहते हैं. सब इक्वल्स हैं व्हेन इट कम्स टू द मेरिट, बट दे आर प्रेफर्ड ऑन द बेसिस ऑफ देयर पोजीशन इन द सोसाइटी. दिस इज द फर्स्ट मेथड विच इज प्रेफरेंस विद इन इक्वल्स. द सेकेंड वन इज प्रेफरेंस विद एक्स्ट्रा एफर्ट्स. प्रेफरेंस विद एक्स्ट्रा एफर्ट्स में बेसिकली लेट्स से आपके जितने भी नंबर आए हैं, जितने भी मार्क्स आए हैं, लेट्स से इफ यू आर अ एससी पर्सन, इफ यू आर अ women or if you are ST, let's say SC के टोटल नंबर में 5 नंबर ऐड कर दिए जाएंगे.
वुमेन के टोटल नंबर में 7 नंबर्स ऐड कर दिए जाएंगे, एससी के टोटल नंबर में 8 नंबर्स ऐड कर दिए जाएंगे. दिस इज हाउ प्रेफरेंस विद एक्स्ट्रा एफर्ट वर्क्स. नाउ प्रेफरेंस का सिस्टम, अफर्मेटिव एक्शन में प्रेफरेंस का सिस्टम हमें यूएस में देखने को मिलता है. इंडिया में जो हमारे पास सिस्टम है, द सिस्टम इन इंडिया विच वी फॉलो इज टू अचीव सोशल जस्टिस इज reservation. And reservation में what we do is we fix a particular quota. Let's say there are 100 vacancies, ठीक है, there are 100 vacancies, so a quota will be fixed and this quota will be somewhere around, unreserved will be I guess 40. Just give me a second. Yep. So out of 100 seats, 40 seats will be unreserved, 15 will be for SCs, and for STs, there will be 7.5. For OBC, there will be 27, and for EWS, there will be 10 seats. Okay? This is the primary example of vertical reservation. Okay? In our country, we have both kind of reservation, vertical as well as horizontal. I'll tell you the difference between the same. जैसे अगर 100 सीट्स हैं, देर आर 100 सीट्स, है ना, एंड दीज 100 सीट्स आर रिजर्व्ड. द टॉप 1 to 40 seats will be judged on the basis of merit, and in these 40 seats even a reserved category candidate, can compete for that. So अगर टॉप 100 सीट्स में कोई शेड्यूल्ड ट्राइब कैटेगरी का वो पर्सन सेकेंड रैंक पे आया है अगर, तो ये नहीं माना जाएगा कि ये जो सीट है ये रिजर्वेशन से फिल हुई है, ये माना जाएगा कि ये सीट मेरिट से फिल हुई है. तो टॉप 140 टोटल अनरिजर्व सीट होती है, इसमें सब लोग कॉम्पीट करते हैं. ठीक है, बाकी की जो 60 सीट्स बचती हैं उनको हम इस बेसिस पे डिवाइड करते हैं. तो वर्टिकल रिजर्वेशन में क्या हो रहा है, पर्सन अपनी कैटेगरी से उठ के ऊपर मूव कर सकता है, कि अगर वो शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस किसी भी कैटेगरी का है, अगर वो टॉप 40 में आता है तो ये माना जाएगा कि उसका उसका एडमिशन रिजर्व्ड कैटेगरी से नहीं हुआ, उसका एडमिशन मेरिट से हुआ है. हॉरिजॉन्टल में द पर्सन कैन ओनली मूव लाइक दिस. हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन हमारी कंट्री में जस्ट अ सेकेंड, या हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन हमारी कंट्री में अप्लाई करता है इन द कैटेगरी ऑफ women, in the category of PWDs, स्पेशली एबल्ड और फिजिकली डिसेबल्ड एस्पिरेंट्स. ठीक है, उन केसेस में, इन दोनों केसेस में हमारी कंट्री में हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन काम करता है. अब हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन में क्या होगा कि लेट्स से देयर आर 20% सीट्स रिजर्व्ड इन ईच कैटेगरी फॉर वुमेन. ठीक है, हर कैटेगरी में 20% सीट्स वुमेन के लिए रिजर्व करी गई है, हाइपोथेटिकली लेट्स से. तो अगर कोई वुमेन जो एससी कैटेगरी की वुमेन होगी, ठीक है, अगर वो टॉप भी करे तो ये नहीं माना जाएगा कि ये अनरिजर्व्ड कैटेगरी से फिल हुई है सीट. ये मान लिया जाएगा कि विमेन का वो जो कोटा था उसमें से एक सीट अब भर चुकी है. और अगर टॉप 20%, 20 की 20 विमेन हो जाए तो ये मान लिया जाएगा विमेन का पूरा रिजर्वेशन कंप्लीट हो चुका है, उनको अब अलग से रिजर्वेशन देने की जरूरत नहीं है. सो व्हाट इज हैपनिंग, द मूवमेंट इज हैपनिंग विद इन कैटेगरी ओनली. आप वर्टिकल रिजर्वेशन की तरह अपनी कैटेगरी में से बाहर निकल के आप अनडिजर्व्ड कैटेगरी में नहीं आ सकते. दिस इज द डिफरेंस बिटवीन अ वर्टिकल रिजर्वेशन एंड एन हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन. एंड हमारी कंट्री में वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों ही रिजर्वेशन एग्जिस्ट करते हैं. वी डू नॉट यूज द मेथड ऑफ प्रेफरेंस सिस्टम जो हमें वेस्ट में देखने को मिलता है. रिजर्वेशन ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमारी कंट्री में दिया जाता है,
रिजर्वेशन इज इवन गिवन इन चाइना। चाइना में 8% करीब सीट्स कुछ एथनिक ट्राइब्स के लिए रिजर्व की जाती हैं। इवन इन साउथ कोरिया और इन जापान you will find a particular amount of reserved quota for specific people. ठीक है? So these are the two modes of affirmative actions to achieve social justice. Now, I guess आपको इक्वालिटी का मतलब समझ में आ गया होगा, आपको डिस्क्रिमिनेशन का मतलब समझ में आ गया होगा, आपको वो पॉइंट समझ में आया होगा कि इक्वल रूल्स विल नॉट ऑलवेज मीन कि देयर इज नो डिस्क्रिमिनेशन. Even negative concept of equality make the problems much more difficult for weaker sections. जो weaker है उनके लिए वो प्रॉब्लम और डिफिकल्टी क्रिएट होती है नेगेटिव कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वालिटी से अगर हम चलेंगे तो. बट पॉजिटिव कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वालिटी इज नेसेसरी. व्हाई? बिकॉज द स्टार्टिंग पॉइंट इज डिफरेंट फ्रॉम एवरीवन. ठीक. अब कोई भी डिबेट हो, कोई भी डिस्कशन हो रिजर्वेशन के लिए, कहीं पे भी आप बात करो, इट बिकम्स अ बिट रैडिकल. और कुछ लोग फेवर में आर्ग्यूमेंट्स देते हैं, कुछ अगेंस्ट में देते हैं. लेट्स से व्हाट आर द आर्ग्यूमेंट्स which they give. Now, those who are in support of reservation, they say it promotes inclusion. Inclusion as in वो जो weaker section है ना, उस weaker section को मेन स्ट्रीम में लाया जाता है. ठीक है? सो इट अमाउंट्स टू सबका साथ सबका विकास. ठीक है? इट अमाउंट्स टू इंक्लूजन. द सेकेंड थिंग विच दे से इज दैट आर्स इज अ डेमोक्रेसी. और डेमोक्रेसी में सबका पार्टिसिपेशन होना चाहिए. अगर वीकर सेक्शंस को अपॉर्चुनिटी ही नहीं मिलेगी, ठीक है, अगर वीकर सेक्शंस के लिए आप चीजें बराबरी पे लाने की अगर कोशिश नहीं करोगे, तो वो डेमोक्रेसी में फिर उनका से नहीं बचेगा. एंड इफ दे विल नॉट हैव से इन द डेमोक्रेसी ना, दे विल स्टार्ट लूजिंग फेथ इन द स्टेट एज वेल. ठीक है? क्योंकि वो वेलफेयर स्टेट या स्टेट का कॉन्सेप्ट ही लाया गया कि वो जो सोशल डिस्क्रिमिनेशन की वजह से लोग वीकर रह चुके हैं, उनको वापस मेन स्ट्रीम में लाना है. तो अगर आप उनको पार्टिसिपेशन नहीं दोगे, अगर आप उनको डेमोक्रेसी में से नहीं दोगे, अगर आप उनको पोजीशंस पे पहुंचने नहीं दोगे, so they will start losing interest in the democracy as well as faith in the state. Now these are some of the arguments which are given in favor of reservation. Now the arguments in against of reservation include, the first one is that it amounts to reverse discrimination. I'll say, मैंने भी कई बार अपने अपने स्टूडेंट्स को बोलते हुए सुना है कि वो डिस्क्रिमिनेशन तो आज से 800 साल पहले हुआ था, हमने थोड़ी ना किया. या 100 साल पहले हुआ था, हमने थोड़ी ना किया. या 50 साल पहले हुआ था, सी फॉर दैट मैटर, हमने थोड़ी ना किया. तो उसकी सजा हम क्यों भुगते हैं? तो ठीक है, आप शायद मॉरल्स के बेसिस पे इस चीज को जस्टिफाई करने की कोशिश करोगे, बट इसको हम थोड़ा ना सिविल लॉ और क्रिमिनल लॉ के एस्पेक्ट में समझते हैं. अगर हमारे एंसिस्टर्स ने कोई क्राइम किया है, तो उसका पनिशमेंट हमें नहीं दिया जाएगा, विच इज वेरी ऑब्वियस. बट लेट्स लुक एट द सिविल लॉ वाला पॉइंट. हमारे एंसिस्टर्स की प्रॉपर्टी तो हमें मिल जाती है. ठीक है? सेकेंडली, वो जो रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन है, वो एक्सप्लॉइटेशन के पर्सपेक्टिव से नहीं किया जा रहा है. दैट इज नॉट एक्सप्लॉइटेटिव डिस्क्रिमिनेशन विच इज बीइंग डन अगेंस्ट द सेगमेंट ऑफ द सोसाइटी विच इज अगेंस्ट रिजर्वेशन. इट इज प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन. और पॉइंट सिंपल सा है यार, कि अगर सबको मौका नहीं मिलेगा ना, तो एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ सोसाइटी या पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ सोसाइटी वो तो अपलिफ्ट हो जाएंगे, बट पूरी कंट्री की प्रोग्रेस तब तक नहीं हो सकती जब तक सबका साथ में आप लेके उनको मेन स्ट्रीम में नहीं लेकर आओगे. तो सो रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन, अगर प्रॉपर्टी सबको लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, तो आई गेस वो जो हिस्टोरिकली या आज हम, ठीक है, जैसे मैंने आपको शुरू में कहा था कि आई डू नॉट पर्सनली गेट द बेनिफिट ऑफ रिजर्वेशन. इफ आई एम एट अ पर्टिकुलर, इफ आई एम इन अ गुड पोजीशन, इफ माय फैमिलीज और माय ancestors have been in a decent position, the reason was they had the resources in their control. And because of the fact that they kept the left out society uh, from controlling the resources, the same became the reason why they are weaker. And they have remained weak for centuries. So वो कहीं ना कहीं स्टेट को तो वो जो हमारा पर्टिकुलरिस्टिक अल्ट्रुइज्म है, वो उसको यूनिवर्सल लेवल पे अप्लाई तो करना पड़ेगा. ठीक. सेकेंड इज दैट वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट. Again, I guess I've explained this point in the first point only. The third one is कि this is against merit. ठीक है, ये एक आर्ग्यूमेंट है कि जिसको लेके मैं भी कई बार सोचता हूँ कि शायद हाँ ये पॉइंट सही है कि आप मेरिट कॉम्प्रोमाइज करते हो इफ यू स्टार्ट डूइंग अफर्मेटिव एक्शंस. सो लेट्स ब्रीफली अंडरस्टैंड अबाउट दिस थिंग कि व्हाट एग्जैक्टली इज मेरिटोक्रेसी, या व्हाट एग्जैक्टली इज मेरिट, या मेरिट डिसाइड कैसे होती.
So, what is meritocracy? Meritocracy is a system which is based completely on merit. किसी को कोई एडिशनल प्रिविलेज नहीं दिया जाएगा, सारी चीजें सिर्फ मेरिट के हिसाब से चलेंगी. नाउ प्राइम एफएसआई दिस सिस्टम लुक्स वेरी गुड और उसके बेनिफिट्स भी हैं. नाउ इन टुडेज ग्लोबल कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड यू हैव टू रिमेन you have to remain particularly focused on science and technology, biotech. Merit is required in all those things. But is merit sufficient to uh, promote the welfare of our people or welfare of our country? I'll tell you there are three problems with the point of merit. What are these? The first one is the vicious circle. I'll tell you what the vicious circle is. Let's say there was this person A who was rich. His son B, obviously, he or she is born in the family of a rich person, so they'll be rich. They'll be properly abled in the sense they will have good education, है ना, good financial resources, good school, good teachers, good colleges, good extracurricular activities. They'll be able, so they will obviously be in a. There is more probability that they will be on a higher income level and which will eventually result in this person becoming rich in itself and फिर उसके बच्चों को भी अच्छी सुविधाएं मिलेगी. Let's compare with this person B who is living in village. Sorry, this person X who is living in village and he is poor. ठीक है. Now, his son Y is born in a poor family. He will not be that abled, है ना, वो उतना एबल तो नहीं होगा, उतना अच्छा उसको एजुकेशन नहीं मिलेगा, उतना अच्छा उसको एनवायरमेंट नहीं मिलेगा, उतनी अच्छी उसको फैसिलिटीज नहीं मिलेंगी. सो देर इज अ हायर प्रोबेबिलिटी कि वो लो इनकम लेवल पे होगा. और ये सर्कल यही कंटिन्यू होता रहेगा. सो इफ यू विल ओनली चूज मेरिटोक्रेसी एज द प्राइमरी सिस्टम इन योर कंट्री, व्हाट हैपेंस इज कि रिच को तो प्रॉब्लम नहीं होगी, but these weaker sections, they will be in the stage or they will be the losing party. And this amounts to plutocracy, which is rule of the rich. ठीक है. मेरिटोक्रेसी से एक विशियस साइकिल बनता है. ठीक है, विशियस सर्कल बनता है. एंड दैट विशियस सर्कल लीड्स टू प्लूटोक्रेसी, which is not a very good thing for a country like ours. Now, why I am saying कि ये जो विशियस सर्कल है ये बनता क्यों है? क्योंकि मेरिटोक्रेसी इज अ सोशल प्रोडक्ट. हम में से मैक्सिमम लोगों का ये मानना होता है कि भाई हमारी मेरिट के लिए सिर्फ हम जिम्मेदार हैं. आपका मुश्किल से 1% उसमें रोल है. आई टेल यू व्हाई. नाउ मेरिट इज established on the basis of, or merit is a product which is a result of interaction between two things. Interaction between two things. One is your genes. अब आपके जीन्स क्या होंगे, कैसे होंगे, दिस इज अ मैटर ऑफ चांस. आप बाय चांस किसी ऐसी फैमिली में आपका बर्थ हुआ जहां पे जीन्स जनरेशन से अच्छे चले आ रहे हैं, उसमें आपका तो कोई रोल था नहीं, तो जीन्स तो बाय चांस आपको मिलते. सेकेंड इज दैट मेरिट इज एन इंटरेक्शन और प्रोडक्ट विच इज अ रिजल्ट ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन जीन्स एंड योर एनवायरमेंट. अब एनवायरमेंट में क्या क्या है? एनवायरमेंट में यू हैव योर schools, you have your family, you have your surrounding, you have your community. कि आप जिस कम्युनिटी या जिस समाज में रहते हो वहां पढ़ाई की बातें होती है या बाकी बातें होती है, अब इस पे भी आपका कंट्रोल नहीं है. रीजन बीइंग कि जिस जिस फैमिली में आप पैदा हुए हो काफी हद तक वो डिसाइड आपका एनवायरमेंट करता है. अब अगर किसी रूरल बैकग्राउंड के पर्सन को एनवायरमेंट अपना ठीक भी करना है तो चांसेस बहुत कम होती है. तो अब इस इंटरेक्शन के पॉइंट पे फ्यू पीपल गिव मी द एग्जांपल कि भाई रोका तो किसी ने किसी को नहीं है, आप भी आइए, आप भी compete करिए, आप भी अपना एनवायरमेंट अच्छा देखिए. अम्बेडकर साहब भी निकले थे, सब लोग निकले थे. पॉइंट इज 10 लाख लोगों में से कोई ना कोई एक बैरियर तोड़ता है.
बट आप ये भी तो देखो कि वो बैरियर जो तोड़ के प्रोग्रेशन में या मेन स्ट्रीम में लोग आ पाए हैं, उनके कंपैरिजन में कितने लोग हैं. एंड देयरफॉर द प्रॉब्लम इज कि इट इज अ सोशल प्रोडक्ट एंड देयरफॉर इट इज सब्जेक्टिव. यू कैन नॉट ऑब्जेक्टिवली डिफाइन व्हाट मेरिट इज. So I am not completely denying the argument about merit. Point is, it is subjective. So you cannot completely rely on the system of meritocracy. So the crux of our today's session is, I guess, थोड़ा सा लेंदी भी हो गया. आपको जो ना समझ में आया हो, डू कमेंट इन दी चैट बॉक्स. विल ट्राई टू रिप्लाई इट. ठीक है. पॉइंट इज कि अफर्मेटिव एक्शन की देखो जरूरत तो है, ये रियलिटी है. नाउ my point is कि the systematic reform or systemic reforms are required in affirmative actions. अफर्मेटिव एक्शन की सोसाइटी को हमारी जरूरत है, बट अभी जिस जिस पैटर्न से या जिस सिस्टम के हिसाब से रिजर्वेशन दिया जा रहा है वो प्रॉब्लमेटिक है. उसमें रिफॉर्म्स की जरूरत है. वो जब भी हम कभी आर्टिकल 15 16 ये सब पढ़ेंगे, सुप्रीम कोर्ट के अलग अलग केसेस को देखेंगे, देन वील डिस्कस कि अभी के सिस्टम में प्रॉब्लम क्या है. एंड मेजोरिटी, ये मेरा पर्सनल मानना है कि जिन एस्पिरेंट्स को या जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं सोसाइटी में, बाकी लोग भी, मैक्सिमम लोगों को प्रॉब्लम इस बात से है कि रिजर्वेशन ठीक है दिया जा सकता है, बट रिजर्वेशन अभी भी मैक्सिमम बेनिफिट उसका वो लोग उठा रहे हैं जिनको जरूरत नहीं है. और अगर उस पर्टिकुलर चीज को ठीक कर लिया ना जाए कि जिसको एक्चुअली जरूरत है, अगर उसको रिजर्वेशन मिलने लगे, तो जिसको नहीं मिल रहा है ना रिजर्वेशन, वो भी ऐसे ऑपोज नहीं करेंगे उसको. So the systemic reforms are required in affirmative actions, and there has to be a balance between social justice and merit, because merit is a social product, it is a subjective thing, and we require social justice as well, considering the diversity and the needs of our country. So outrightly reservation गलत नहीं है, बट मेरा प्राइमरी पर्पस ये था कि उसमें सिस्टमिक रिफॉर्म्स रिक्वायर्ड है. बट उन सिस्टमिक रिफॉर्म्स को डिस्कस करने के पहले मैं आपसे ये डिस्कस कर लूं कि इक्वालिटी क्या है, रिजर्वेशन आया क्यों, दुनिया में क्या सिस्टम्स हैं, डिस्क्रिमिनेशन एक्चुअली है या नहीं है. सो आई होप दीज थिंग्स वर क्लियर. डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स कि आपको उसका अप्लाइड पार्ट समझना है या नहीं समझना है. एंड दैट इज इट फॉर आवर टुडे सेशन. आई विल सी यू इन द नेक्स्ट सेशन. टिल देन, हैव अ गुड डे. गुड बाय. थैंक यू सो मच.